आज देश हित में सबसे पहले बात करेंगे रहस्य के तहखाने के बारे में। कन्नौज में पीयूष जैन के तहखाने से मिले करोड़ों के कैश पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार बयान दिया है। उसके बाद आपको दिखाएंगे मेट्रो कनपुरिया। ये खबर जुड़ी है 40 लाख लोगों के हित से, इसलिए देश हित में खबर देखना आपके लिए है जरूरी। देश हित में आज हम ISI की मुल्तानी मिस्ट्री के बारे में भी खुलासा करेंगे, जिसके तार पाकिस्तान से जर्मनी तक है। और आखिर में हम आपको ओमिक्रॉन की छलांग दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्यों आपको डरने की जरूरत नहीं है और दिल्ली वालों के लिए न्यू गाइडलाइंस क्या हैं, ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत रहस्य के तहखाने से। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, यही उनकी सच्चाई है। नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। कन्नौज में काले धन के कुबेर के नाम से कुख्यात पीयूष जैन टैक्स चोरी के आरोप में इस वक्त जेल में है, लेकिन उसके रहस्य का तहखाना एक एक कर अब खुल रहा है। अब तक पीयूष जैन के ठिकानों से 196 करोड़ रुपए जो है मिल चुके हैं, ये कैश मिल चुका है। कल कन्नौज में उसके घर के अंदर बने तहखाने से कुल 19 करोड़ रुपए मिले। पहले 17 करोड़ रुपए मिले थे और देर रात 2 करोड़ रुपए और मिले। इसके अलावा 170 करोड़ रुपए भूले नहीं उसके कानपुर के ठिकानों से बरामद किए गए थे। 23 किलो सोना, 9 ड्रम चंदन का तेल, ये सब कुछ पीयूष जैन के तहखाने से DGGI की टीम को हासिल मिला। पीयूष जैन के घर से इत्र से जुड़े हुए अलग अलग कंपाउंड के 320 सैंपल लिए गए। अब कहा जा रहा है कि 80 तरह के कंपाउंड के 4 सैंपल लेकर उसे जांच के लिए FFDC में भेजा गया है। अब सवाल यह है कि इतना सारा धन 196 करोड़ रुपए, ये सब पीयूष जैन के ही हैं या फिर पीयूष जैन सिर्फ एक मोहरा भर है? और ये सवाल खड़ा हुआ है एक चिट्ठी से। आपने पीयूष के घर में बने तहखाने देखे, आपने पीयूष के घर से बरामद नोटों का पहाड़ देखा, आपने ये भी देखा कि किस तरह पीयूष जैन के घर से बक्से में भर भर कर नोट ले जाए गए। आपने पीयूष जैन के बेटे को छापेमारी के दौरान अपने हाथ की लकीरें देखते हुए भी देखा होगा। लेकिन अब आप इस चिट्ठी को देखिए। ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश के इत्र और परफ्यूमर्स एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री को लिखी गई है। 25 दिसंबर को लिखी गई चिट्ठी में पीयूष जैन को लेकर दावा किया गया है कि उक्त व्यापारी को इत्र व्यापारी बताया गया है, जबकि हमारी जानकारी के अनुसार कन्नौज या किसी अन्य स्थान पर इनका किसी प्रकार का कोई इत्र का कारोबार नहीं है, ना ही इत्र का कोई कारखाना इनका लगा हुआ है, ना ही ये इत्र एसोसिएशन के सदस्य है। अब तक पीयूष जैन की पहचान एक इत्र कारोबारी की रही है, लेकिन इत्र एसोसिएशन का दावा है कि पीयूष जैन का इत्र का कोई कारोबार नहीं है। अब सवाल है, क्या पीयूष जैन वाकई इत्र कारोबारी नहीं है? तो फिर पीयूष जैन करता क्या है? पीयूष जैन के पास इतने पैसे कहां से आए? क्या उसके घरों से मिले पैसे किसी और के हैं? हालांकि पीयूष जैन ने खुद कबूला है कि बरामद नोट उसके ही है, लेकिन इस कबूलनामे के पीछे भी कोई रहस्य है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। सोचने वाली बात तो ये भी है कि अभी तो पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर के तहखानों का ही रहस्य खुला है। ऐसे और कितने तहखाने होंगे, इसकी पड़ताल फिलहाल जारी है।
वैसे पीयूष जैन के घर से मिले नोटों में 2016 और 17 के भी नोट हैं और इसकी संख्या अच्छी खासी है। इसीलिए अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि नोटबंदी के बाद भी इतना काला धन कहां से आया। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री आज कानपुर में थे। उन्होंने पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद काले धन को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, पहले सुनिए। ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। अभी प्रधानमंत्री का जो आपने भाषण सुना, प्रधानमंत्री दरअसल कानपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले वो आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे और उसके बाद कानपुर में उनके द्वारा मेट्रो का उद्घाटन किया गया। इस बीच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर में मेट्रो का काम उनकी सरकार के दौरान हुआ, यानी मेट्रो पर क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान अखिलेश यादव को जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, जब सारे काम पहले की ही सरकारों ने कराए तो फिर जिस घर से करोड़ों का कैश बरामद किया गया, उसका क्रेडिट लेने के लिए समाजवादी पार्टी आगे क्यों नहीं आ रही है। ये तो बात हो गई यूपी चुनाव में क्रेडिट की लड़ाई की, और अब बात करते हैं मेट्रो कानपुरिया की। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कानपुर मेट्रो का उद्घाटन हुआ। इससे, जैसा कि हमने आपको देशहित की शुरुआत में ही बताया, 40 लाख लोगों को फायदा होगा। यानी ये खबर सीधे तौर पर 40 लाख लोगों के हित की खबर है। कानपुर मेट्रो का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को हुआ था। 15 नवंबर 2019 से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 10 नवंबर 2021 को ट्रायल रन हुआ और इसकी कुल लागत 11,000 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर सफर की अपनी एक कहानी होती है। कानपुर में मेट्रो की सवारी के दौरान भी एक कहानी थी, जिस पर हमने गौर किया और अब आपसे शेयर कर रहे हैं। कहानी शुरू से सुनिए। कानपुर मेट्रो में सफर के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने एंट्री ली तो उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी थे। नरेंद्र मोदी किनारे वाली सीट पर बैठे और योगी उनके सामने वाली सीट की तरफ बढ़े। कुछ ही देर बाद मोदी का मन बदला और वो अपनी बाईं तरफ की 2 सीट छोड़कर उससे अगली सीट पर बैठने चले गए। जब वो फिर से सीट पर बैठ गए तो उन्होंने योगी की तरफ इशारा किया और उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। योगी आदित्यनाथ तुरंत आए और एक सीट छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के पास बैठ गए। हरदीप सिंह पुरी ने भी यही किया। अब तस्वीर ऐसी थी, यानी प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और हरदीप सिंह पुरी एक कतार की सीटों पर ही थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर स्टेशन के बीच की यात्रा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लोग घर की छतों से देख रहे थे, तो दोनों राजनेता हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दे रहे थे। खास सुविधाओं के साथ कानपुर मेट्रो तैयार है। कानपुर के लोग इसमें अब सफर कर सकेंगे। कानपुर के लोगों के लिए बड़ा तोहफा है। 9 मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार है। अब कानपुर भी मेट्रो सिटीज में शामिल हो चुका है। अब आपको इन 2 युवाओं के बारे में भी जानना चाहिए। ये प्रियांक और ईशांक हैं। इन दोनों युवाओं ने अपनी 41 स्क्वायर फीट जमीन कानपुर मेट्रो को मुफ्त में दे दी। ये काम इन्होंने इसलिए किया ताकि मेट्रो का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाए। इसको देने का कारण ये था कि हम चाहते थे कि हमारी ज़मीन से जो हमने ये खरीदी थी अपने ऑफिस बनाने के लिए, उसकी एंट्री मेन रोड से भी ना जाए
और साथ में मेट्रो को कोई परेशानी ना हो कि उसका ऑपरेशंस में हम एक हर्डल की तरह नहीं पेश होना चाहते थे अपने सिटी के लिए, जबकि हम चाहते थे कि हम इसकी प्रगति में उसका साथ दें। अगर हम लोग यहाँ पे मुआवजे के पीछे भागते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री के प्लान्स थे कि उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर मेट्रो स्टार्ट करनी है, तो उस चीज़ में काफ़ी डिले होता है। तो हम लोग को लगा कि मुआवजे के पीछे ना भागे और दोनों के लिए ऐसा रास्ता निकालें कि दोनों के लिए जो अच्छा। प्रियांक और ईशांक दोनों स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं और आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, बगल में एक घर है, उसकी दीवार कहां तक है और ये इनका जो काम चल रहा है उसकी दीवार कितनी पीछे है। तो यानी मेट्रो स्टेशन के पिलर के लिए इन्होंने अपनी जमीन मुफ्त में मेट्रो को दे दी, इसलिए ताकि कानपुर मेट्रो में कोई देरी ना हो, कानपुर मेट्रो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाए और समय पर ही कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल जाए। तो ये इन दो युवाओं की सोच थी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। अब बात आईएसआई की मुल्तानी मिस्ट्री की। आईएसआई और आतंकवाद के खिलाफ भारत को आज एक बड़ी सफलता मिली है। भारतीय एजेंसियों की कोशिश के बाद जर्मनी पुलिस ने जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्तानी लुधियाना ब्लास्ट का आरोपी है और इसकी गिरफ्तारी जर्मनी से हुई है। ये शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा बताया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा से भी इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। जसविंदर सिंह मुल्तानी पर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने का आरोप है, साथ ही इस पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का भी आरोप है। लुधियाना से 5700 किलोमीटर दूर जर्मनी का एरफर्ट शहर, यहीं पर छिपा था लुधियाना कोर्ट ब्लास्टर का साजिशकर्ता जसविंदर सिंह मुल्तानी, जो जर्मनी में बैठकर आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ साजिश रचता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईएसआई का मुल्तानी अब गिरफ्तार हो चुका है। 7 समंदर पार मुल्तानी की गिरफ्तारी कैसे हुई, पहले ये जानिए। भारतीय एजेंसियों ने जर्मनी को जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ लुधियाना ब्लास्ट में शामिल होने के सबूत सौंपे। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर बातचीत हुई, जिसके बाद जर्मनी पुलिस ने मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तानी का इस्तेमाल पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी भी कर रहे थे। कुछ दिनों पहले एक इंटरसेप्ट पकड़ा गया था, जिसमें मुल्तानी पाकिस्तानी आर्मी के एक कर्नल से बातचीत कर रहा था, जिसमें खुलासा हुआ था कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई उसका इस्तेमाल भारत में हथियारों की सप्लाई कराने में लगी हुई थी। जो नई जानकारी आई थी उसके मुताबिक ये भी पता चला था कि पंजाब के साथ साथ दिल्ली और मुंबई में भी बड़े पैमाने पर आतंकी हमले कराने की साजिश रची जा रही थी। जसविंदर मुल्तानी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में खालिस्तानी आतंकवाद बढ़ा रहा था। मुल्तानी लगातार अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिलकर पंजाब में हैंड ग्रेनेड्स, विस्फोटक और पिस्टल जैसे हथियारों की खेप भिजवा रहा था। भारतीय एजेंसियां इस मुल्तानी का पूरा चिट्ठा तैयार कर रही थी। इसी बीच भारत में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान इस मुल्तानी ने उपद्रव और अशांति फैलाने की साजिश रची और इसका खुलासा इसी साल फरवरी में महाराष्ट्र से पकड़े गए जीवन सिंह ने किया था। जसविंदर मुल्तानी पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है। मुमकेरिया के मंसूरपुर गांव में उसके माता पिता अब भी रहते हैं। ये बताते हैं कि उनका बेटा अपने भाई और बहन के पास काफी दिनों से जर्मनी में ही रहता है और घर से उसका कोई संपर्क नहीं है। वो सारी उम्र ही होगी, आज तो आए कभी नहीं। ये समझ है ही नहीं हो, मेरे मुंडे ने समझ नहीं आगी। ये लोगों फूका देंगे, उंगला देंगे ने, असि मुंडे से जर्मन आज ने पता कितने साल, कई साल हो गए ने। जसविंदर मुल्तानी के पिता कहते हैं कि 45 साल का मुल्तानी जर्मनी जाने के बाद ना तो भारत आया है और ना ही उनसे कोई संपर्क रखता है। जसविंदर मुल्तानी के खिलाफ भारतीय एजेंसियों के पास इतने पुख्ता सबूत है कि जल्द ही उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की जाएगी। आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी के तार बब्बर खालसा के आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा संधू और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वधावा सिंह से भी जुड़े हैं। अभी तक की जांच में सामने आया है कि लुधियाना में हुए बम ब्लास्ट में मुल्तानी के साथ साजिश में रिंदा भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को इनके और पाकिस्तान के कर्नल के कॉल डिटेल्स भी मिले हैं, जिसे जर्मनी की एजेंसी के साथ साझा किया गया है। मुल्तानी तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन हरविंदर सिंह रिंदा अब भी पाकिस्तान में छिपा बैठा है। ये सिख फॉर जस्टिस जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये आईएसआई की फंडिंग से सब कुछ कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं, जसविंदर सिंह मुल्तानी को जैसे अरेस्ट किया है, आज जरूरत है गुरपतवंत सिंह पन्नू को अरेस्ट करने की।
मुल्तानी के प्रत्यर्पण के बाद उससे पूछताछ होगी और तब हो सकता है कि ISI की खालिस्तानी साजिश के और भी कई सबूत सामने आए। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक तरफ ओमिक्रॉन की छलांग है तो दूसरी तरफ देश हित में हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को 1 नहीं 2 नहीं 3 नई दवा मिली है, और इनमें से 2 वैक्सीन है। पहला है कोर्बेवैक्स वैक्सीन तो दूसरी है कोवोवैक्स वैक्सीन। और साथ ही आपको बता दें तीसरी दवा का नाम है मोलनुपिराविर ड्रग, एंटी कोविड ड्रग। मोलनुपिराविर को भारत में मंजूरी मिलने पर सिप्ला कंपनी द्वारा बयान जारी किया गया है और कहा गया है जल्द ही बाजार में सिपमोल्नु 200 mg नाम से मोलनुपिराविर ड्रग अवेलेबल होगी, आ जाएगी। तो ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इजाफा इसमें हो रहा है और शहर दर शहर केसेस बढ़ रहे हैं। और लगातार हम आपसे ये बात भी कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, सावधानी रखिए। और ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं। तो देश में रिकवरी रेट जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 98.40%, 98.40% पर। ये मार्च 2020 से अब तक सबसे ज्यादा है, यानी अच्छी खबर है। वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.64% पर ये वीकली पॉजिटिविटी रेट इस वक्त आपके स्क्रीन पर। पिछले 44 दिनों से 1% से ये कम है पॉजिटिविटी रेट। और अब तक 142 करोड़ 47 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और हम बीते 24 घंटों की बात करें तो 72 लाख से ज्यादा डोसेस लगाए जा चुके हैं। तो देश में आप लगातार ये भी देख रहे हैं किस तरह ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 653 हो चुके हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 653, इनमें से सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 165 केसेस और महाराष्ट्र में 167 मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कुल मिलाकर 50% से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस इन 2 जगहों पर। सिर्फ 2 प्रदेशों में केस मिले। और इस बीच में सावधान करने वाली खबर यह है कि दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 496 केसेस दर्ज हुए हैं। 6.5 महीने के बाद इतने ज्यादा मामले दिल्ली में आए हैं। 4 जून को दिल्ली में 523 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे और उसके बाद आज इतने मामले मिले। और दिल्ली में आज से आपको ये भी याद रखना है येलो अलर्ट है आपके लिए। नई गाइडलाइंस क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्यों सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्यों ये जरूरत है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां देश के 50% केस मिले हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माने तो फिलहाल ओमिक्रॉन और कोविड का असर ऐसा नहीं है कि डरा जाए, लेकिन हाँ, सावधानी जरूरी है। अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है। देश में पिछले 44 दिनों में पॉजिटिविटी रेट भी 1% से कम है। जहां तक कोरोना बढ़ने का सवाल है तो 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच देश में कोरोना के 60,732 केस दर्ज हुए। वहीं 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच 57,225 मामले आए। तीसरे सप्ताह में यानी 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच 49,765 केस दर्ज हुए और 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच 46,527 केस आए। इन आंकड़ों को देखें तो कोरोना के मामले कम से कम सप्ताह के हिसाब से तो कम ही हुए हैं। ये सार्स कोरोना वायरस 2 RNA वायरस है और इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। म्यूटेशंस जब होंगे तो हो सकता है एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को बाईपास कर दे, लेकिन सीवियरिटी नहीं हो रही है, डेथ नहीं हो रहे हैं। माइल्ड सिम्टम्स हैं जो अभी तक का है। अभी कुछ पब्लिकेशंस भी आ गए इन पे जल्दी, जो एक्सपेडाइट पब्लिकेशन थे, कि जो भी है माइल्ड केसेज हैं। तो केसेस बढ़ना जो है, जब तक हम टेस्ट करते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं कि इतनी डरने की जरूरत है। हाँ, ये सच है कि ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हमें घबराने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने का मतलब है कोरोना नियमों का पालन करना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब जल्दी से आपको दिल्ली में जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके बारे में बता देते हैं। ऑड इवन बेस पर मॉल दुकानें खुलेंगे, ऑड इवन बेस पर, ध्यान से इस इंफॉर्मेशन को आप लें, और सुबह 10 से रात 8 बजे तक ये खुलेंगे। एक जोन में एक साप्ताहिक बाजार खुला रहेगा। नाई की दुकान और सैलून भी इसमें खुले रहेंगे और 50% दुकानदारों को ही दुकान खोलने की इजाजत मिलेगी। मेट्रो बसेस 50% क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं रेस्टोरेंट और बार की बात करें तो उनकी कैपेसिटी भी 50% पर लिमिट की गई है। वहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, और इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस एंड बैंक्वेट हॉल ये सभी बंद रहेंगे। स्पा, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क्स भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा शादी समारोह में 20 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। लेकिन आपसे एक बार फिर हम यही अपील करेंगे कि कोविड के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ सावधानी ही बचाव है। मास्क लगाइए, हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए, खुद को भी और अपनों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। देश हित में अब बात होगी दुनिया में शुरू होने वाली संभावित हथियारों की दौड़ की, जिसे शुरू करने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका ने दरअसल अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। 2022 में, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका का रक्षा बजट 768.2 अरब डॉलर रखा गया है। दुनिया में सिर्फ 17 देश हैं जिनकी जीडीपी इस बड़ी रकम से ज्यादा है। यह बढ़ोतरी उस वक्त की गई है जब दुनिया की 2 महाशक्तियां रूस और चीन से अमेरिका का तनाव बढ़ा है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में चीन के खिलाफ विशेष रणनीति बनाने की तैयारियां भी की है, जिसके लिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अपने नेवल बेस को और आधुनिक करने जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं सुपर पावर अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में अपने रक्षा बजट पर कितना खर्च किया है। तो अमेरिका ने अपने रक्षा बजट पर साल 2016 की बात करें तो 580.3 अरब डॉलर यानी 43,33,000 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं अगले साल 2017 में अमेरिका ने रक्षा बजट पर 606 अरब डॉलर यानी 45,25,000 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2018 में 670.6 अरब डॉलर यानी कि 50,08,000 करोड़ का खर्चा हुआ। तो 2019 में अमेरिका ने 687.8 अरब डॉलर यानी कि 51,36,000 करोड़ खर्च किए। वहीं साल 2020 में अमेरिका ने 712.6 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपये में बात करें तो 53,22,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2021 में अमेरिका ने 705.4 अरब डॉलर यानी 52,68,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो आपके जहन में अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा होगा कि अगर अमेरिका अपने रक्षा बजट पर इतनी भारी भरकम रकम खर्च करता है तो दुनिया के दूसरे देश जिनसे उसकी टक्कर है या फिर जो उसके अलाय यानी सहयोगी हैं वो रक्षा पर कितना खर्च करते होंगे। हम आपको यहाँ पर अपनी रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों की लिस्ट के बारे में बता रहे हैं। तो इस लिस्ट में अमेरिका सबसे आगे है जिसका सालाना रक्षा बजट 58,11,000 करोड़ है। तो दूसरे नंबर पर अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है चीन आता है इसके बाद, जिसका सालाना रक्षा जो खर्च है वो 18,74,000 करोड़ है। तो तीसरे नंबर पर देश जो नंबर है वो भारत का आता है और भारत का रक्षा बजट 5,44,000 करोड़ है। तो भारत का रक्षा बजट है 5,44,000 करोड़ रुपए, जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और भारत का नंबर इसमें तीसरा है। वहीं रूस अपनी रक्षा के लिए सालाना 4,60,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। और ब्रिटेन की बात करें तो 4,42,000 करोड़ सालाना खर्च करके इस लिस्ट में ब्रिटेन का नंबर 5वां है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जो विकास की दौड़ में लगातार पिछड़ता जा रहा है। 2021 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में दुनिया की 132 अर्थव्यवस्थाओं में पाकिस्तान को सोचे जरा 99वां स्थान मिला। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की साक्षरता दर काफी कम है, जिस वजह से पाकिस्तान में नई खोज नहीं हो पा रही है और अच्छे प्रोफेशनल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। सवाल पाकिस्तान की सरकार पर भी उठ रहे हैं। जिस देश में साक्षरता की दर इतनी कम है वो देश आखिरकार क्यों आतंकवाद की खेती करता है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.